So let me discuss about active and passive immunity in today's class. So what is active immunity? यदि active immunity की बात करें, so यदि किसी पर्सन की बॉडी में कोई माइक्रोब नेचुरली एंटर करता है, तब उसकी बॉडी में जो इम्यूनिटी जनरेट होती है उसे हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। या किसी पर्सन की बॉडी में यदि उसको वैक्सीनाइज किया जाए, वैक्सीन देते हैं, जब इम्यूनाइज किया जाता है तो क्या वैक्सीन में क्या करते हैं कि हीट किल्ड, डेड या एटेन्यूएटेड पैथोजन देते हैं, ठीक है, और फिर उस पैथोजन के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करती है उस पर्सन की बॉडी, ठीक है, तो उसे एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि यदि किसी पर्सन की बॉडी खुद इम्यूनिटी जनरेट कर रही है, द इम्यूनिटी जनरेटेड बाय द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल इन रेस्पॉन्स ऑफ माइक्रोब प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। यदि हमारी बॉडी इम्यूनिटी जनरेट कर रही है किसी माइक्रोब की रिस्पॉन्स में, तो उसे एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो है इट इज ए स्लो प्रोसेस। एक्टिव इम्यूनिटी जो है ये एक स्लो प्रोसेस है और ये अपनी कंप्लीट रिस्पॉन्स देने में क्या करती है, टाइम लेती है, ठीक है ना। तो इट टेक टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। ये अपना कंप्लीट फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने में टाइम लगाती है एक्टिव इम्यूनिटी। Now, what is the mechanism of active immunity? यदि हम बात करें about the, if we talk about the mechanism of active immunity, then हमारी बॉडी में माइक्रोब्स एंटर करते हैं। सबसे पहली चीज हमने कहा कि माइक्रोब जो है वो बॉडी में जैसे ही एंटर करेगा तो बी सेल और टी सेल उसको आइडेंटिफाई कर लेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो माइक्रोब इज आइडेंटिफाइड बाय बी एंड टी सेल, बी एंड टी लिम्फोसाइट, तो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा एज एंटीजन, ठीक है ना। और उसके रिस्पॉन्स में बॉडी क्या करती है, बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज, बी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज विद द हेल्प ऑफ टी सेल्स, ठीक है। सो जैसे ही कोई माइक्रोब बॉडी में एंटर करेगा तो बी और टी सेल उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे एज ए फॉरेन पार्टिकल, ठीक है ना। और उसके रिस्पॉन्स में हमारी जो बी सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगी, उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हैं वो प्रोड्यूस करेगी। और वो एंटीबॉडीज जो होती हैं वो उस पैथोजन के अगेंस्ट काम करेंगी, तो उसको इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेंगी, प्रोवाइड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। और ये बातें हैं एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है। अब बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। देखिए व्हाट इज पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी जो है ना, ये क्विक रिस्पॉन्स, क्विक प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, और ये इम्यून रिस्पॉन्स दिखाने में टाइम नहीं लेती, ठीक है ना। सो इट डू नॉट टेक टाइम इन शोइंग द इम्यून रिस्पॉन्स। पैसिव इम्यूनिटी जो है ये टाइम नहीं लेती है इम्यून रिस्पॉन्स शो करने में, ठीक है। सो व्हाट आर द रीजंस ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी के रीजंस क्या हैं, क्यों इतना फास्ट होती है। तो यदि हम बात करें कि जब कोई रेडीमेड एंटीजन, एंटीबॉडीज जो हैं वो डायरेक्टली इंजेक्ट की जाती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। किसी पैथोजन के लिए हमने पहले एंटीबॉडी बना ली लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है, और जब वो पैथोजन हमारी बॉडी पे अटैक किया तो हमने डायरेक्टली एंटीबॉडी इंजेक्ट कर दी, ठीक है। एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड, एंटीबॉडी ही इंजेक्ट करी डायरेक्टली बॉडी के अंदर, ठीक है। तो जब हमने एंटीबॉडी इंजेक्ट करी तो हमारी बॉडी को वो एंटीबॉडी बनानी तो नहीं पड़ी, सिंथेसिस नहीं करनी पड़ी, तो वो प्रोसेस का जो टाइम है ना, वो जो प्रोसेस है वो बच गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फास्ट प्रोसेस होगी, ठीक है। तो इसका मतलब पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि रेडीमेड एंटीबॉडीज फॉर ए स्पेसिफिक पैथोजन आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इन द बॉडी ऑफ ए पर्सन, ठीक है। सो किसी भी पर्सन की बॉडी में यदि रेडीमेड एंटीबॉडीज इंजेक्ट की जाती है तो उसे बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। तो हम बात करते हैं कि जब एंटीबॉडीज जो होती है ना, किसी भी एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जो होती है ना, वो डायरेक्टली इंजेक्ट की जाती है ब्लड स्ट्रीम में। तो ब्लड जो है वो उसके अगेंस्ट एक इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करता है, बॉडी जो है वो एक इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करेगी उसके अगेंस्ट, ठीक है। सो पैथोजन इन द एब्सेंस ऑफ पैथोजन ड्यू टू एंटीबॉडीज, तो हमारी बॉडी जो है वो उस पैथोजन के अगेंस्ट एक इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करेगी पैथोजन के बिना भी, क्योंकि हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इसलिए जब वो पैथोजन इन्वेड करेगा बॉडी में, जब भी कभी वो पैथोजन आएगा बॉडी में, तो क्या होगा कि इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो क्विक हो जाएगा, ठीक है।
तो इम्यून रिस्पॉन्स क्विक हो जाएगा। तो एंटीबॉडीज पैसिव इम्यूनिटी में हमने कहा कि डायरेक्टली इंजेक्ट की जाती है, तो एंटीबॉडीज डायरेक्टली इंजेक्ट की जाती है, इसलिए जो बी सेल और टी सेल्स हैं उन्हें क्या है, उनको एंटीबॉडीज बनानी नहीं पड़ रही है, उनको एंटीबॉडीज बनानी नहीं पड़ रही हैं, ठीक है। सो इसलिए ये क्या है, क्विक रिस्पॉन्स है, क्विक इम्यून रिस्पॉन्स है। जैसे कोलेस्ट्रम है, कोलेस्ट्रम, तो कोलेस्ट्रम जो है वो क्या है, वो एक येलो फ्लूइड है। हमने बात करी थी कि येलो डेंस फर्स्ट मिल्क सिक्रेटेड बाय नर्सिंग फीमेल्स, जो कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल है उसकी डिलीवरी हुई और डिलीवरी के बाद में पहला कुछ दिनों का दूध, पहला 2 से 3 दिन का दूध, ओके। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि फर्स्ट जो येलो डेंस मिल्क होता है जो सिक्रेट किया जाता है इन द इनिशियल पीरियड ऑफ लैक्टेशन, दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम, और उस कोलेस्ट्रम के अंदर इम्यूनोग्लोबिन ए एंटीबॉडीज होती हैं जो किसी इन्फेंट को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, किसी इन्फेंट को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है थ्रू कोलेस्ट्रम, ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो उसे बोलते हैं हम, ये क्या हो गया, इसका मतलब उसमें डायरेक्ट एंटीबॉडीज आई हैं, एंटीबॉडीज ए, दीज आर द एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम। तो हमने माँ के दूध से एंटीबॉडीज की है ना, ठीक है, तो ये क्या हो गया, पैसिव इम्यूनिटी का टाइप हो गया, ठीक है। और फिटस जो है वो कुछ एंटीबॉडीज प्लेसेंटा के थ्रू भी लेता है, जब वो मदर के वूम्ब में डेवलप कर रहा होता है उस दौरान प्लेसेंटा के थ्रू भी कुछ एंटीबॉडीज आती हैं फिटस के अंदर, तो वो भी कौन सी हो जाती हैं, पैसिव इम्यूनिटी का ही टाइप है। इसके अलावा जैसे स्नेक बाइट है, तो स्नेक बाइट के लिए एंटीबॉडीज प्रिपेयर की जाती हैं स्नेक विनोम के अगेंस्ट, और जब कोई सांप काट लेता है तब वो एंटीबॉडीज इंजेक्ट की जाती हैं, ठीक है। तो लेबोरेटरी में एंटीबॉडीज प्रिपेयर की जाती हैं और वो एंटीबॉडीज इंजेक्ट की जाती हैं अगेंस्ट स्नेक बाइट, तो वो भी पैसिव इम्यूनिटी ही है, ठीक है। सो दीज आर द things about active and passive immunity. Now the next topic is vaccination and immunization. तो अगला टॉपिक है हमारा वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो वैक्सीनेशन क्या होता है और इम्यूनाइजेशन क्या होता है, देखिए प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इज मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम, सिंपल सा प्रिंसिपल है मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। तो हमें एक चीज पता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है, बी सेल टी सेल जो है वो रिकॉग्नाइज करती हैं फॉरेन पार्टिकल्स को और उनके अगेंस्ट एक्ट करती हैं। बी सेल ने एंटीबॉडीज बनाई, मान लीजिए बी सेल जो है उन्होंने क्या किया, एंटीबॉडी बनाई किसी स्पेसिफिक पैथोजन के लिए, ठीक है। तो वो दो तरह की एंटीबॉडीज बनाती हैं, एक तो पहले टाइप की जो एंटीबॉडीज है वो इंस्टेंट काम करती हैं उसी टाइम पे, ठीक है, और वो उस पर्टिकुलर पैथोजन को किल करती हैं। सेकंड टाइप की जो एंटीबॉडीज हैं दैट आर मेमोरी एंटीबॉडीज, वो बॉडी में परसिस्ट करती हैं, बाद तक रहती हैं बॉडी में, ठीक है, और फर्दर अटैक यदि होगा सेम पैथोजन का, यदि उसी पैथोजन का दोबारा से अटैक होता है, ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में वो मेमोरी एंटीबॉडीज जो होती हैं वो काम करती हैं, ठीक है। तो in response to further attack of same pathogen the memory antibodies work, ठीक है। एक मिनट आप, तो भाई उसी पैथोजन जो है उसके फर्दर रिस्पॉन्स में क्या करती हैं, मेमोरी एंटीबॉडीज काम करती हैं। सो दिस इज द, ये है प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन होता क्या है, देखिए एंटीजेनिक प्रोटीन जो है किसी भी पैथोजन की, ठीक है, किसी भी पैथोजन की एंटीजेनिक प्रोटीन्स या इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजन जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं बॉडी के अंदर, किसी भी पर्सन की बॉडी में किसी पैथोजन को इनएक्टिवेट करके या तो या वीक करके हम पैथोजन डाल देंगे, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी उसके पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी, उस पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, तो वो एंटीबॉडीज उस पैथोजन को तो न्यूट्रलाइज कर देंगी, ठीक है ना, उस पैथोजन को तो न्यूट्रलाइज कर देंगी, और फर्दर इन्फेक्शन यदि सेम पैथोजन का होगा, एक्चुअल इन्फेक्शन होगा यदि उसी पैथोजन का, अभी एक्चुअल इन्फेक्शन नहीं है, फॉल्स इन्फेक्शन है, यदि एक्चुअल इन्फेक्शन होगा उसी पैथोजन का तो मेमोरी एंटीबॉडीज बॉडी में परसिस्ट करती हैं, ठीक है। तो इसलिए वैक्सीन दिए जाते हैं, ठीक है। अब वैक्सीन जो होती है ना उनके पास वो भी जनरेट करती हैं मेमोरीज, वैक्सीन क्या करती हैं, मेमोरी जनरेट करती हैं, ठीक है। तो बी सेल और टी सेल रिकॉग्नाइज करेंगे पैथोजन को, बी सेल और टी सेल क्या करेंगे, पैथोजन को रिकॉग्नाइज करती हैं, ठीक है, और क्या करेंगी वो
एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो वैक्सीन जो होती हैं वो एक तो इस टाइप से जनरेट की जाती है, एक होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से वैक्सीन जनरेट की जाती है, वैक्सीन बनाई जाती है। तो उसमें एंटीजन की पॉलीपेप्टाइड, कोई पैथोजन है उसकी पॉलीपेप्टाइड जो है, जैसे बैक्टीरिया यीस्ट, एंटीजन पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन आर प्रोड्यूस्ड इन बैक्टीरिया और यीस्ट। बैक्टीरिया और यीस्ट में किसी पैथोजन की एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड, वो पॉलीपेप्टाइड जिनकी वजह से वो एंटीजन है, उन पॉलीपेप्टाइड को प्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरिया और यीस्ट में, और फिर वो पॉलीपेप्टाइड ही यूज किए जाते हैं एज वैक्सीन, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से वैक्सीन प्रिपेयर करना, ठीक है। नाउ द वैक्सीन्स प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अलाउज लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो इस टेक्नोलॉजी से लार्ज स्केल पे वैक्सीन प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए it has the greater availability for immunization, so that the vaccines have greater availability for immunization, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, वो ईस्ट से प्रोड्यूस की जाती है। फॉर एग्जांपल द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट, ठीक है। तो ये हो गया वैक्सीनेशन के बारे में बात। अब इम्यूनाइजेशन क्या है, इम्यूनाइजेशन की बात करें, देखिए इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस whereby a person is made immune or resistant to an infectious disease। वो प्रोसेस जिसमें किसी पर्सन को किसी इन्फेक्टियस डिजीज के लिए रेजिस्टेंट किया जाता है, इम्यूनाइज किया जाएगा, ठीक है ना, बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए वैक्सीन, वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट करके, ठीक है। तो उसे बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। तो जैसे हमने पोलियो की दवाई पी, पोलियो की वैक्सीन पी, तो पोलियो के अगेंस्ट इम्यूनाइज हो गए हमारी बॉडी, ठीक है। तो उसे बोलिए हमने इम्यूनाइजेशन, यानी कि वैक्सीनेशन को ही हम जनरली इम्यूनाइजेशन कहते हैं। सो वैक्सीन स्टिमुलेट द बॉडीज ओन इम्यून सिस्टम टू प्रोटेक्ट द पर्सन अगेंस्ट फर्दर इन्फेक्शन। तो वैक्सीन जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं और हमें उसी पैथोजन के फर्दर इन्फेक्शन से बचाती हैं, ठीक है। अब इम्यूनाइजेशन दो टाइप का है, एक है एक्टिव इम्यूनाइजेशन और एक है पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। जैसे एक्टिव इम्यूनाइजेशन की बात करें तो इसका स्लो इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है। क्या है, स्लो इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, इन्फेक्टेड फ्रॉम माइल्ड डोजेस ऑफ डेड और प्री ट्रीटेड लाइव माइक्रोब। या तो स्लो इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है कि या तो डेड माइक्रोब दिए जाते हैं या लाइव माइक्रोब जिनका ट्रीट करके उनको इस तरह से ट्रीट किया जाएगा कि वो इन्फेक्ट ना करे, वो डिजीज ना कर पाए, तो उन्हें दिया जाता है, ठीक है। या तो इन्फेक्टेड किया जाएगा पर्सन को डेड माइक्रोब से या प्री ट्रीटेड लाइव माइक्रोब से इन्फेक्ट किया जाता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन में, ठीक है। और ये स्लो रिस्पॉन्स शो करता है। जैसे हमने एक्टिव इम्यूनिटी पढ़ी थी, तो हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी जनरेट करेगी ना, तो क्या है, ये स्लो रिस्पॉन्स शो करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मीजल, मम्प्स, रूबेला, एमएमआर आजकल लगाया जाता है, मीजल, मम्प्स, रूबेला, तो ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन है। फिर पैसिव इम्यूनाइजेशन क्विक रिस्पॉन्स होता है, डायरेक्ट इंजेक्शन दिए जाते हैं इसके एंटीबॉडीज के। जैसे टिटनेस है, चोट लग जाएगी, तुरंत टिटनेस का इंजेक्शन लगा देते हैं, तो वो एंटीबॉडीज लगाई जाती हैं, ठीक है। ये एंटीटॉक्सिन्स लगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने बात की स्नेक बाइट्स के, स्नेक विनोम के अगेंस्ट एंटीटॉक्सिन्स लगाए जाते हैं, तो वो पैसिव इम्यूनाइजेशन है, वो क्विक रिस्पॉन्स करता है, ठीक है ना, दैट इज क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये हो गया बात किसके बारे में, इम्यूनाइजेशन के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी डिस्कस, नेक्स्ट टॉपिक इज एलर्जी। सो एलर्जी इज हाइपर सेंसिटिविटी। एलर्जी क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है। तो आपको एक डायग्राम, एक पिक्चर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, आप इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिए। हमें दिख रहे हैं कोजेज एंड सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, दो चीजें दिखाई दे रही है, कोजेज एंड सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। तो देखिए कोजेज क्या हो सकते हैं, एलर्जी के कारण कुछ भी हो सकते हैं। हमें किसी पर्टिकुलर फूड से एलर्जी हो सकती है, किसी पर्टिकुलर फ्लावर से एलर्जी हो सकती है, किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट से एलर्जी हो सकती है, किसी पर्टिकुलर जैसे डस्ट से हो सकती है, सनलाइट से हो सकती है, पोलन ग्रेन से हो सकती है, किसी भी चीज से हो सकती है एलर्जी, ठीक है। सो कोजेज कुछ भी हो सकते हैं। द कोजेज ऑफ एलर्जी आर एलर्जेंस, उन्हें बोलते हैं एलर्जेंस। इंसेक्ट बाइट से एलर्जी हो सकती है, जैसे कईयों को मधुमक्खी के काटने से एलर्जी होती है, तो ये कारण कुछ भी हो सकते हैं। फिर सिम्टम्स की बात करते हैं। देखिए सिम्टम्स क्या है, रेडनेस हो जाएगा, ठीक है ना, स्किन जो है ना उस पर रेड पैचेस होंगे, ठीक है, वोमिटिंग होगी,
sneezing, continuous sneezing, running eyes and nose, continuous sneezing, running eyes and nose, and asthma. These are the symptoms of allergy. ये symptoms है किसके? Allergy के. Now what is allergy? Allergy is a hypersensitivity of immune system. immune system के hypersensitivity है, जिसमें क्या किया जाता है, immune system जो है उसका एक्सएग्रेटेड रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, और वो कुछ एंटीजेंस बॉडी एनवायरनमेंट में कुछ एंटीजेंस होते हैं, उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स होता है इम्यून सिस्टम का। तो हाइपर सेंसिटिविटी है इम्यून सिस्टम की, उससे हम एलर्जी कहते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी है बॉडी की, उससे हम एलर्जी कहेंगे, ठीक है। कौन कौन से सब्सटेंस एलर्जी जनरेट कर सकते हैं? हमने अभी बताया कि कुछ भी हो सकता है जो एलर्जी जनरेट कर सकता है। माइट्स इन डस्ट, पोलन ग्रेन्स, एनिमल डेंजर, कुछ भी सब्सटेंस एलर्जी कर सकता है। कोई फूड एलर्जी कर सकता है, सोप्स एलर्जी कर सकते हैं, फ्लावर्स एलर्जी कर सकते हैं, फ्रूट्स एलर्जी कर सकते हैं, कुछ भी एलर्जी कर सकता है। कोई भी सब्सटेंस एलर्जी को इंड्यूस कर सकता है। सो द सब्सटेंस दैट इंड्यूस एलर्जी आर कॉल्ड एलर्जेंस। वो सब्सटेंस जो एलर्जी को इंड्यूस करते हैं उन्हें एलर्जेंस कहते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड एलर्जी जो जब होती है तब हमारी बॉडी कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है? IgE। कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाती है तब एलर्जी के रिस्पॉन्स में? IgE। ई एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाती है इन रिस्पॉन्स टू एलर्जी। इन रिस्पॉन्स टू एलर्जी IgE टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड। सिम्टम्स क्या है? हमने अभी बात करी, स्नीजिंग, वाटरी आईज, रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ये जनरल सिम्टम्स हैं एलर्जी के, ठीक है। जनरल सिम्टम्स क्या होंगे? स्नीजिंग, वाटरी आईज, रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। नाउ व्हाट आर द रीजंस ऑफ एलर्जी? यदि रीजंस की बात करें तो सबसे पहली चीज हमने कहा कि केमिकल्स जैसे हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन ये रिलीज होते हैं। कहां से? मास्ट सेल से। कौन सी सेल रिलीज करती है? मास्ट सेल रिलीज करती है। तो मास्ट सेल जो है वो हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज करती है, और यही केमिकल्स जो होते हैं ना ये एलर्जी के कारण है, ठीक है। डायग्नोसिस क्या है? किसी भी जैसे पता कैसे लगाया जाए किस चीज से एलर्जी है? तो जो पॉसिबल एलर्जेंस है ना, कि भाई इस चीज से एलर्जी हो सकती है, ठीक है, पॉसिबल एलर्जेंस हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी डोजेज इंजेक्ट की जाती है पर्सन में, और उसके रिएक्शंस को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। थोड़ी सी डोज इंजेक्ट करी जाएगी, ठीक है, उस पॉसिबल एलर्जन की, ठीक है, और फिर ऑब्जर्व करी जाएंगे कि क्या इससे एलर्जी हो रही है, नहीं हो रही तो फिर दूसरा पॉसिबल एलर्जन है उसको इंजेक्ट करके देख लो। तो डायग्नोसिस यही है एलर्जी का कि small doses of possible allergens are injected in the person and the reactions are observed, ठीक है। ड्रग्स क्या है इसके? एंटीहिस्टामिन्स दिए जाते हैं एलर्जी के लिए, एड्रेनलिन दिया जाता है, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं जो कि एलर्जी के सिम्टम्स को क्विकली रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। सो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट की बात करें तो लोअर इम्यूनिटी, ठीक है, तो लोअर इम्यूनिटी जो है, thus more and more people are now sensitive to allergens। तो लोअर इम्यूनिटी जो है उसकी वजह से एलर्जी ज्यादा होती है। तो इसलिए आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना, उनको बहुत सारे लोगों को एलर्जी है, बहुत ज्यादा लोगों को आजकल एलर्जी होती है, ठीक है। तो ये चीजें थी किसके बारे में? कुछ चीजें एलर्जी के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट थिंग दैट इज ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। चलिए, तो ऑटो इम्यूनिटी क्या है? यदि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही किसी ऑर्गन को या किसी टिश्यू को नॉन सेल्फ सेल की तरह रिकॉग्नाइज करने लगे, फॉरेन पार्टिकल की तरह रिकॉग्नाइज करे, तो उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करेगा, और हमारा इम्यून रिस्पॉन्स हमारी खुद की सेल्स को डेड करने लग जाए, खुद की सेल्स को मारने लगे, तो उसे बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। उसे हम क्या बोलेंगे? ऑटो इम्यूनिटी। तो ऑटो इम्यूनिटी क्या है? इट इज द फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म in recognizing its own part, its own cell, tissue or organ as self, ठीक है। Hence the immune response develops against its own cells and tissues। तो immune response develop होता है खुद के cells और tissues के against, that is called autoimmunity, ठीक है। So higher vertebrates evolved and developed its ability to differentiate foreign organisms। higher vertebrates जो होते हैं ना, उनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को from self cell, but sometimes due to genetic or some other reasons, कुछ कभी-कभी कुछ जेनेटिक रीजन की वजह से या कुछ दूसरे रीजन्स की वजह से, तो दूसरे रीजन्स जो है वो अननोन रीजन्स हैं, उनकी वजह से
बॉडी अपने खुद की सेल्स पे ही अटैक कर देती है, खुद की सेल्स को एज ए नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज कर लेती है, एज फॉरेन पार्टिकल्स रिकॉग्नाइज कर लेती है और उनके ऊपर अटैक कर देगी, तो उससे बोलेंगे ऑटो इम्यून डिजीज। तो वो ऑटो इम्यून डिजीज जनरेट करती है हमारा खुद का इम्यून सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल रूमेटाइड आर्थराइटिस, तो रूमेटाइड आर्थराइटिस क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो रूमेटाइड आर्थराइटिस में साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है ना उसको, जैसे हमने जॉइंट्स पढ़े हैं 11th क्लास में, तो जॉइंट्स जो है, जो साइनोवियल जॉइंट होता है उसके बीच में साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन को बॉडी जो है वो रिकॉग्नाइज करती है एज ए फॉरेन पार्टिकल, और उसको यदि रिकॉग्नाइज करेगी एज ए फॉरेन पार्टिकल तब डिजीज होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो यहाँ पर ऑटो इम्यून डिजीज हुई रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। सो दीज आर द ऑटो इम्यून डिजीज। इसके बाद में इम्यून सिस्टम इन बॉडी, ठीक है, तो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम की हम बात करते हैं, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम की बात कर लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही करेंगे।